बेसिकली कल जो आज का मैं ये सोच रहा हूँ कि एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस जो कि टेबल वाइवे में पूछी जाती हैं, जो टोक्स में पूछी जाती हैं, ठीक है? और जो मतलब जो अगर जो और एक्स्ट्रा लोग होंगे जो वैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं आपसे क्विक क्विक फायर आर्म क्वेश्चन होंगे और आपने एक ज़हन में रखना है बात कि आपने जिस तरीके से ऑस्की के अंदर टोक्स के अंदर देखो, आपको टोक्स के बारे में आपने तो दिया हुआ है, टोक्स ठीक आपको पता होगा कि टोक्स के अंदर टोटल वैसे टाइम डिवाइड मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यूजली आप समझ लें 5 से 6 मिनट होते हैं, ठीक है? 5 से 6 मिनट के अंदर बेल बजती है और अगले स्टेशन पे आप चले जाते हैं, ठीक है? तो उसके ठीक है अंदर सर। जो कंपोनेंट होता है वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ईसीजी, एक्सरे, एबीजीज, जो उसके बाद जो है ना काउंसलिंग, ये 4 कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। फिर 5वां एक कंपोनेंट होता है मॉनिटरिंग रिलेटेड, मॉनिटरिंग या एनेस्थीसिया इक्विपमेंट रिलेटेड। फिर एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एयरवे, ये इक्विपमेंट या एयरवे की मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो उसके बाद एक नहीं तो दो वो स्टेशन जरूर होते हैं, वो होते हैं कि जो बेसिकली आपकी एनेस्थीसिया के रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? कि आप एक रियल टाइम में आप एक केस करवा रहे हैं और एक करवाते हुए आपको एक कोई स्पेशल इंसिडेंस हो गया है, तो आप उसमें कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले बहुत ट्रेडिशनल ही है, लेकिन ये है कि एक पेशेंट, एक बच्चा है, उसकी आपने इंडक्शन की है, तो इंडक्शन के बाद वक्त जो है ना सडनली उसके अंदर ना रिजिडिटी हो गई है, यू आर अनेबल। आपने उसको सक्सामेथोनियम दिया था और सीवोफ्लोरेन आपने उसकी इंडक्शन में यूज किया था, साथ आपने प्रोपोफोल दिया था और आपने उसको एनाल्जेसिया के लिए आपने उसको नेल्बोफिन दिया था, ठीक है? तो अब सडनली उसके अंदर ना रिजिडिटी हो गई है, वो बच्चे की सर्जरी हो रही थी टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है? तो आप वहां पर खड़े हुए हैं, सडनली रिजिडिटी हो गई है, तो व्हाट विल यू डू? यू आर अनेबल टू वेंटिलेट द बेबी। अभी आपने वहां सिर्फ इंडक्शन एजेंट दिए थे, ठीक है? व्हाट विल यू डू? सर आई विल स्टार्ट फ्रॉम आई विल स्टार्ट फ्रॉम जी प्लीज। आई विल स्टार्ट फ्रॉम EBC एंड कॉल फॉर द हेल्प। ओके। इसके अलावा सर आई विल रूल आउट द कॉज स्पेसिफिक मैनेजमेंट। इसमें मैंने सर अगर वो दिए तो एनालेक्सोन दूंगा सर, इसमें सर एनालेक्सोन लेकिन मैंने दे दिए तो फिर सर एनाल्जेसिया का इफेक्ट वो हो जाएगा। इसका मुझे अभी तक वो भूला हुआ है कि एनालेक्सोन देते हैं या नैल्ट्रैक्सोन देते हैं सर। नहीं नहीं, एनालेक्सोन मेरे ये ख्याल में। देखें रिजिडिटी हो गई है, ये तो आप चले मैं आपने रोक के मैं आपको टोक रहा हूँ, यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। ये तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हुआ सर है। इसमें सबसे पहले जो है ना हम अच्छा 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 सर इमरान आप रिजल्ट हो इमरान गई है। इमरान इमरान सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ गेस्ट है ना वो हमारे वाइवे के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? तो ओके सर। आप प्लीज अगर फेवर ये करें कि जो भी अगर आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो आप ना चैट बॉक्स में लिखें और रेज हैंड करें एक सिनेरियो खत्म होने के बाद। अगर इन्होंने कोई चीज मिस की है तो दैट विल बी हेल्प फॉर देम एज वेल, ठीक है? तो अतीक आप रॉन्ग थैंक यू डायरेक्शन पे सर। हैं, मैं आपको जगा रहा हूँ, अच्छा आप अच्छा अच्छा रॉन्ग अच्छा ठीक डायरेक्शन है है, सर। प्लीज सर रीस्टार्ट। आपने मेरे ख्याल में दोबारा से अच्छा ठीक है। स्टार्ट करें, रिजिडिटी हो गई है। अच्छा अच्छा रिजिडिटी हो गई है, फॉरन से रिजिडिटी हो गई है, इसका मतलब है सर आई विल कॉल फॉर हेल्प एंड स्टार्ट फ्रॉम ABC। ठीक है सर। और सर इसके बाद जो है ना मैं आई विल रूल आउट द कॉज और सर इसमें मैं ऑक्सीजन बढ़ा दूंगा और साथ ही साथ जो है मैं उसको सर्किट को चेंज कर लूंगा और सारे इनहेलेशन को बंद कर दूंगा। और साथ जो है एक एक अलर्ट द टीम ऑफ डेंटोलिन वाली टीम को मैं पहले कंफर्म करने के बाद डेंटोलिन वाली टीम को मैं कंफर्म रिजिडिटी के अलावा, रिजिडिटी तो देखें, रिजिडिटी कैन बी, हो सकता है कि उस बच्चे को कोई ऐसी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रिजिडिटी हो गई। वुड यू लाइक टू सी एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑन द मॉनिटर? वुड यू लाइक टू कंफर्म इट? सर ये एक तो ये हो गया कि टकीकार्डिया होगा, एक एंटाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बढ़ेगा, इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके अलावा मस्जिद स्पाज्म या उसके अंदर वो भी होगा। और सर वो हो सकता है कि प्रॉन टू डशीन वगैरह का मस्कुलर वगैरह को कोई इशू हो या ओके, कोई इसका फैमिली हिस्ट्री व्हाट का व्हाट कुड बी द अदर कॉजेज ऑफ रिजिडिटी? सर ये एक तो सर आपने जो वो किया था वो इसमें इसमें जो मलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है
It can be neuroleptic syndrome. It can be light anesthesia. It can be some bronchospasm. It can be sir any कॉमन मसल से रिलेटेड सोचिए जरा, मसल से रिलेटेड सर मजीटर मसल स्पाज्म भी हो सकता है सर। इसके अलावा जो है हमारे पास डायग्नोसिस में तो और ट्रिस्मस की एक कंडीशन होती है ना, कॉमन तो नहीं, मतलब एक ट्रिस्मस की एक होता है जिसके अंदर ट्रिस्मस होता है, वो कौन सी डिजीज होती है मसल्स की? वो टेटनस सर। वेरी गुड, ठीक है, टेटनस। तो मतलब अच्छा, फिर उसके बाद एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होती है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी होती है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में भी रिजिडिटी होती है, ठीक है। थायराइड स्ट्रॉम भी हो सकता है सर। थायराइड स्ट्रॉम भी हो सकता है, वही इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मिस कर गए ना चीज, आप मिस ये कर गए कि आपने इस टाइम पे बोलना क्या है। इस टाइम पे आपने एसोसिएटेड क्लिनिकल सिम्टम्स बोलने के, मॉनिटर पे देखेंगे कि हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपरकार्बिया हो रहा है, आप देखेंगे कि टेम्परेचर टच करके बच्चे को देखेंगे कि उसको वो तो नहीं हो रहा कहीं, क्या उसको कहते हैं, कोई आपकी सीजर्स तो नहीं हो रहे कोई, मतलब देखें, इट कैन बी एनीथिंग। फिर अब आपने फिर उसके बाद आपका जो आपने बाकी जो बोला है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आपने सर्किट का बोला है, आप इमीडिएटली अगर इफ यू आर सस्पेक्टिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो आप कहेंगे कि भाई मैं इसका सर्किट को करके अम्बू बैग से अटैच करके आई विल इमीडिएटली लुक फॉर वेपर फ्री मशीन, and immediately because the triad of the symptoms will be tachycardia, hyperthermia, ठीक है, तो I will be immediately start। सर इसके अलावा सर मैं जो मैं I will stop the सर्जन को इन्फॉर्म करूंगा और will tell him कि जितने भी जल्दी आपका या तो सर्जरी पोस्टपोन करूंगा या अगर सर्जरी इसने खोल ली है। ये देखें, ये अभी तो देखिए मेरी बात सुने, अभी अगर इस सिनेरियो के अंदर तो आपने एक और चीज मिस करेंगे, अभी तो इंट्यूबेशन भी नहीं हुई है, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के रेफरेंस से तो आपने ये भी बात अम्बू बैग में लेंगे, हम इनहेलेशन बंद करेंगे, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, फिर है कोल्ड फ्लूइड देंगे, एनजी पास करेंगे, उसमें कोल्ड फ्लूइड देंगे पेशेंट के ऊपर, कोल्ड फ्लूइड पोलिस तैयार करेंगे। इसके अलावा पोलिस के जरिए ठंडा और डेंट्रोलिन, हाइपरवेंटिलेट करेंगे सर पेशेंट को। रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है। अब अगर उसके साथ ही आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है जी आईसीयू में इन्फॉर्म कर देंगे आप, ठीक है, और उसके मतलब बेसिकली ये आपकी अप्रोच है। और उसके बाद अगर पेशेंट रिवर्ट हो गया फॉर एग्जांपल और पेशेंट ठीक हो गया है, तो आपके पास कौन कौन सी चीजें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एसिडोसिस होगा, उसके बाद रेप्टोमाइलिसिस होगा, एसिडोसिस होगा, रीनल फेलियर होगा, एरिथमियाज हो सकते हैं, बच्चा है टैकीकार्डिया के साथ उसको एसिडिटी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ सर, ये सारी चीजें आपने उनको बतानी है, ठीक है। इसके अलावा कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज होंगी। इसके अलावा सर आपका यूरिन, इससे पहले सर हम ब्लड सैंपल भेजेंगे, इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, हम इसमें सर एबीजीज करवाएंगे पेशेंट का, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये समझ आ गया। और अगर बच्चा और सबसे पहले ईबीसी के बाद स्टॉप द ट्रिगरिंग एजेंट सर, ठीक है, ट्रिगरिंग एजेंट आपने बंद करना है ना, तो वो आपने बंद कर दिया, तो वो उसके बाद ये सर्जरी वाली बात तो बाद की बात है, ठीक है, जो सर्जरी करवानी है। और इसके अलावा सर वी विल गिव, हम सर कैन वी गिव, सर अभी दोबारा वही फजूल टॉपिक आ गया, कैन वी गिव सुडाबाइवकार्ब? देखें सुडाबाइवकार्ब वही वाली बात है कि 7.1 आप पीएच का कर लें, इसमें आपको क्योंकि इसके अंदर सीवियर एसिडोसिस होता है तो इसमें देने की जरूरत पड़ती है, इसमें फ्लूइड भी आपको देंगे, आपने कूलिंग मैन्यूअर्स करें। बेसिकली देखें यहाँ तक आपके ना कॉल फॉर हेल्प, stop the trigger, look for differential diagnosis, look for associated sign symptoms, cooling maneuvers, arrhythmias, acidosis, जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज, और साथ यहाँ पे इसमें आपने एयरवे भी मैनेज करना है, क्योंकि आपने एयरवे भी अभी इंट्यूबेट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये होगी बाद में। अगर सरवाइव कर गया बच्चा तो आपने मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया टीम को इन्फॉर्म करना है, उसके नोट्स में करना है, उसकी फैमिली को रूल आउट करना है, उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना है। सर इसके अलावा इसमें एक और चीज हम मिस कर गए, एनजी ट्यूब को भी हमने डालना, एनजी बोला था, एनजी हो गया, बोला था। अच्छा सर, पोस्ट ऑफ आईसीयू भी हम अरेंज करेंगे।
पोस्ट ऑफ आईसीयू बोला आपसे सर फौरी ने तौर पे। बोला बस ये सारी बातें होंगी। अच्छा, अगला 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 क्वेश्चन, एक पेशेंट था उसको एपिड्यूरल लगा हुआ था, सर लेबर इसमें डेंट्रोलिन की डोज पूछते हैं, डेंट्रोलिन की डोज बिल्कुल हर सूरत, डेंट्रोलिन की प्रिपरेशन, डेंट्रोलिन की डोज क्या होती है, डेंट्रोलिन की डोज नासिर भाई बता दें, नाम ही आपने नुक्ता डाला हुआ है आपने। 2 mg पर kg के हिसाब से आप स्टार्ट करते हैं, फिर 1 mg 2.5 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, एंड मैक्सिमम डोज इज 10 मिलीग्राम पर 10 mg पर केजी के हिसाब से देंगे, इन्फ्यूजन फॉर्म में भी दे सकते हैं सर। अच्छा 2.5 है, मैं 2 पढ़ा हुआ। अच्छा ठीक है 5 है सर जी, सर सही कह रहे हैं 2.5। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट को लेबर एनाल्जेसिया के लिए लगा हुआ था। इमरान कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई हमने मिस तो नहीं की बात, प्लीज बता दीजिए अगर कोई मिस की है तो। ये मैडम जवेरिया है, ये मैडम जवेरिया है सर, तगड़ी भी बता। 2.5 दे दिया, उसके बाद क्या करना है? रिपीट बोलस अप टू 10 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को लेबर एपिड्यूरल लगा हुआ है और उसका अच्छा कवर हो रहा था, उसकी इन्फ्यूजन चल रही थी, तो सडनली आपको कॉल आई है कि वो पेशेंट को हीमोडायनामिक कोलैप्स हो गया है, ठीक है। तो यू हैव रीच्ड देयर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? Sir, I will first of all I will assess the patient, and my management and assessment will go side by side. और जो एपिड्यूरल लगा हुआ था तो आई विल सबसे पहले जो मैं जाऊंगा सर, ये ऑक्सीजन लगाऊंगा और स्टॉप दी इंसल्टिंग एजेंट, ठीक है। इंसल्टिंग एजेंट को सॉरी देखिए मेरी बात सुने, इसके अंदर फिर मैं वही टोक रहा हूँ आपको, आप सबसे अपना तुक्का ये रट्टा मार लें। कॉल फॉर हेल्प, immediately approach is airway breathing circulation. I will make sure patient's airway is patent. If patient airway is not patent and patient is not breathing well, conscious level deteriorated, maybe I will make the definitive airway. अगर patient का airway maintain है तो आप उसको ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। नहीं सर, इसमें आपका लगा हुआ है सर, इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टॉप द ट्रिगर आपका वो, लेकिन आपने वही बोला है, हाँ जी बिल्कुल आपने करना है, लेकिन जुमले के अंदर नहीं कहना ये ना, देखिए मेरी बात सुने, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक इमरजेंसी जहां पर आपके दिमाग में आ गया ना कि कोई चांद चढ़ गया है, ठीक है, तो जहां पर कोई चांद चढ़ गया ना, तो पहला आंसर आपका कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएट अप्रोच इज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। साथ ही 1 सेकंड में तो अगला जुमला आ जाएगा, अगले में फौरन कि आप स्टॉप करेंगे ट्रिगर को एंड यू विल ट्राई टू लुक फॉर द पॉसिबल कॉज। अगर आप उसका ब्लड प्रेशर अगर अटैच मॉनिटर्स अटैच नहीं है तो फौरन यू विल कॉल अटैच द मॉनिटर्स एंड सी द वाइटल्स, what are the blood pressure, you will check the pulse, if patient is in arrest you will go start CPR according to ACLS guidelines, ठीक है। if there is pulse then you will measure the blood pressure। और उसमें अगला जुमला आपको जो रट्टा लगवाया हुआ है, resuscitation management and evaluation will go side by side, because in this patient maybe immediately the first until unless prove otherwise is overdose of epidural. But what is the differential diagnosis in a pregnant patient who is having labor epidural? Differential diagnosis बता दें सर। इसमें हाई एपिड्यूरल हो सकता है, हाइड्रोक्सेल हो सकता है, टोटल हो सकता है, इसके अलावा इंट्रावास्कुलर हो सकता है, इसके अलावा टॉक्सिसिटी हो सकती है, लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अलावा सर इसकी जो ना वो हो सकता है एनी एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, इसका सर सेप्टिक शॉक हो सकता है, एनी न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से कोई चीज हो सकती है, एनी एमआई हो सकता है, इसको पेशेंट को एम्बोलिज्म हो सकता है, क्या हो सकता है सर? ना सर एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है सर, एनाफिलेक्टिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एक सेकंड, इसके अंदर ना अब आपके बेशक आप मुंह से बोलें या ना बोलें, आपके दिमाग में होना चाहिए पेशेंट फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, एनेस्थेटिक फैक्टर, ठीक है। तो आप पहले एनेस्थेटिक फैक्टर्स बता दें कि उसको एपिड्यूरल की वजह से हाई स्पाइनल, टोटल स्पाइनल, लोकल एनेस्थीसिया, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, ओवरडोज कर दी है,
उसके ये बात हो गई। उसके बाद आप उसकी जो पेशेंट रिलेटेड चीजें हैं वो बता देंगे। हो सकता है उसको सीवीओ हो गया हो सकता है उसको एमआई हो गया उसको हो सकता है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हो, ठीक है। फिर आप जो प्रेगनेंसी रिलेटेड फैक्टर्स कह लें या सर्जरी रिलेटेड कह दें तो इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, एब्रप्शन है, यूट्राइन परफोरेशन है, एब्रप्शन कोई भी इस किस्म की हो सकती है। तो आप हेमरेजिक शॉक है, हेमरेजिक मतलब बेसिकली आप इसको डिवाइड देखें, ये सारा मामला जो है ना ये आधे मिनट का है। अब आधे मिनट में सर आईवीसी होगा वो तो मेजर है, इसमें मिस कर रहे थे। सॉरी, एक कंटिन्यूअस पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई थी, आईवीसी कंप्रेशन हो रहा था, आईवी कंप्रेशन और उन्होंने बिल्कुल हो गया, बिल्कुल वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये इसको क्या कहेंगे सुपाइन, इसको क्या कहेंगे सर जो वो बता रहे हैं अपना चांडी भाई बता रहे हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना क्या होगा, आप इमीडिएटली अब आप देंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ। अगर उसको हाइपरटेंशन है आप उसको वेजोप्रेसर देंगे, आप उसको फ्लूइड देंगे, आप उसको आपने ऑक्सीजन का मैंने बता दिया, कॉन्शियस लेवल डिटेक्ट है तो फौरन आप उसको इंट्यूबेट कर देंगे। और आप लेफ्ट लेटरल टिल्ट सर, लेफ्ट लेटरल टिल्ट हो गई। और आप उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंग टू केस फौरन तौर पे ऑब्स्टेट्रिशियन को कॉल करेंगे, ठीक है। जो अगर इसके अलावा अगर सर इसको वो पढ़ रही है, सीजर्स पढ़ रहे हैं, अगर फिर मतलब अगर फर्दर देखें ना, अगर लोकल एनेस्थीसिया अगर वो अब आपके उनकी की पे डिपेंड करेगा, जो उनकी की में होगा वो उस तरफ चला जाएगा। फौरन ऑब्स्टेट्रिशियन को बुलाएंगे, फौरन उसकी सीटीजी करेंगे, फौरन डिस्कस करेंगे। अगर उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो विद इन 4 मिनट्स उसकी सीपीआर तो शुरू कर देंगे, लेकिन विद इन 4 मिनट्स यू विल बी प्लानिंग फॉर सिजेरियन सेक्शन। इफ द पेशेंट इज नॉट रिवाइविंग विद इन 4 मिनट्स, इन 5th मिनट यू विल डू द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है भाई। इतनी सी बातें आपने बतानी है, खत्म हो गई बात। Sir, how will we differentiate between last and मतलब hypo जो आपने सर सीनियर बताया in last local anesthesia systemic toxicity there will be some neurological और उसके अंदर आपके पास होंगे, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले ओरल नमनेस वगैरह आ जाएगा। नहीं लेकिन अगर पेशेंट देखें, पेशेंट हो गया ना तो आप बोल दें कि if the main if there is some neurological symptom or unless until prove otherwise आप उसको लिपिड भी शुरू कर देंगे। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है और एपिड्यूरल लगा हुआ है तो आपके पास तो कोई करतब या कोई जादू तो है नहीं कि आप उसमें बता देंगे नहीं जी इसको लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी नहीं हुई। मरीज तो बताएगा नहीं, ना ही वो मरीज सर्कमनोरल अमनेस अगर वो होता है, वो इवैल्यूएशन के अंदर ये है कि अगर कोई उसके साइन सिम्टम्स थे आप इवैल्यूएशन के दरमियान में आप बोल दें। अब आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि आप इवैल्यूएशन में क्या क्या देखेंगे, या उसको ऑक्सीटोसिन चल रही थी हाई डोज में, उसको वो देखेंगे। हो सकता है उसको किसी ने पंप फेलियर हो गया, पंप को देखेंगे, आपके पंप में हाई डोज तो नहीं चली गई, ठीक है। कैथेटर माइग्रेट तो नहीं होगा, आप देखेंगे, नोट चेक करेंगे कि उसके इतनी बातों की गुंजाइश ही नहीं है ना। ये इसमें कितने मिनट गुजर दिए हैं हम लोगों ने इस टाइम पे हम सर। वो ठीक है, लेकिन सर ये कि आप अभी सर वो जो दिमाग खुल रहा है ऐसा सर आपने सही, ठीक है। सही। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड, अब आपको अलग अलग वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उनको अलग अलग देख ले। अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी है तो आपने तो वही सिम्टोमेटिक करना है ना, कोई उसके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड तो चीज नहीं है, ठीक है। नहीं वही सेम। ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल दें कि भाई जो पैरी जो होते हैं इफेक्ट्स वो आपने बता देने, जो चीजें हैं। अगर इंट्रालिपिड, जैसे आपने इंट्रालिपिड का बता दिया है लोग, उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के लिए नासिर भाई इंट्रालिपिड का डोज बताएं सर। एक सर दिशान एक मिनट नासिर भाई इंट्रालिपिड का जी। असल में ना अतीक में ना मेरी कोशिश होती है कि जो इसमें बोलस देते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं। हेलो जी, बोलस कितना देते हैं जल्दी बता दें सर। 1.5 mg पर केजी के हिसाब से आप बोलस, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता है आप गलत बोल रहे हैं। यही होता है किताबें पढ़ने का ना सिर्फ नतीजा और बोलने का। 1.5 mg पर केजी नहीं है, 1.5 ml पर केजी है ऑफ, हाँ सॉरी 1.5 ml पर केजी के हिसाब से आप इसका क्या कहते हैं बोलस देते हैं, और इन्फ्यूजन जो है 15 ml पर केजी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। और आपने टोटल 3 बोलस 15 ml पर मिनट पर आवर, नो पर आवर। उसके बाद आप रिपीट करते हैं बोलस, 3 बोलस दे सकते हैं। और अगर आपको 15 आपने जो इन्फ्यूजन चलाया हुआ वो अगर आपका इफेक्ट नहीं है तो उसको 30 में आप कन्वर्ट कर देते हैं। और टोटल मैक्सिमम डोज कितनी अचीव होगी तो रोक देना है 12 mg सर, 12 mg
12.5 ml पर केजी ml जब पर हो जाएगी kg तो पर, आपने जी रोक सर। देना है, ठीक है जी। बस ये बात है। अब यहाँ पर वो आपसे एसोसिएटेड सवाल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इंट्रालिपिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? अतीक भाई बताएं। अतीक भाई गूगल नहीं करें, बता दें। आप बता दो यार। सर ने मुझे म्यूट किया हुआ था। सर नहीं क्या वो पूछ रहे हैं सर? इंट्रालिपिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दे। सर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि सर ये जो लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी को ये इसको इंगल्फ करता है, इसको खाता है नहीं सर। सर मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले सर जितना भी हमारा लोकल एनेस्थीसिया ना, उसको डिफ्यूज रिसेप्टर से हटा के आपके प्लाज्मा में लाता है। फिर उसके बाद सर वो उसको इनगल्फ कर देता है, उसको लिपिड सराउंड पूल कर क्रिएट देता करता है जिसके अंदर जी। लोकल एनेस्थेटिक के आ जाते सबसे हैं पहले मॉलिक्यूल। सर, सबसे पहले ग्रेडियंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो रिसेप्टर से हटता है। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर वो आके उसको इनगल्फ कर देता है, पूल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अच्छा ये सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा वो आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं कि क्या प्रोपोफॉल भी लिपिड है, तो प्रोपोफॉल दे सकते हैं? सर नहीं दे सकते। नो सर। सर नहीं दे सकते प्रोपोफॉल। नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? प्रोपोफॉल जो है ना, ये इट्स नॉट अ सुटेबल वो है सर, नॉट अ सुटेबल। थर्मोडायनामिक अनस्टेबिलिटी करेगा सर। ये आंसर एक आंसर है इसका, और एक और भी आंसर है, वो बताएंगे तो फिर मैं खुश होऊंगा। प्रोपोफॉल खुद एसिडोसिस करवाते हैं सर। ये तो मामूली सी चीज है। उसका जो मुझे एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। नहीं उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ब्रांच चेन या कोई होते हैं, वो चाहिए होते हैं, जो कि प्रोपोफॉल में नहीं होता। आ गई समझ बात? जो प्रोपोफॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो लिपिड का स्ट्रक्चर, जो चेन्स होती हैं, वो नहीं होती कि जो रिक्वायर्ड होती है। ये इतना आसान सर इसमें ये कहा गया कि जो माइकार्डल फैटी ऑक्सीडेशन जो है ना, उसकी लोकल इनहिबिशन ये करता है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये यही आंसर है इसका, ठीक है? ना सही कह रहे हैं सर। ये उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा तो एक्स्ट्रा क्या काम करेंगे? उसमें सर एग्रेसिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सर, और वही कॉल फॉर द हेल्प एबीसी सर। अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक रीजन है ना, अगर अब कार्डिक अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो आपने बेबी को डिलीवर करना है। अगर कार्डिक अरेस्ट नहीं भी हुआ और अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो आप पेशेंट को स्टेबलाइज करके आप बेबी को डिलीवर करवाएंगे। या सर अगर सर 4 मिनट तक सीपीआर करेंगे, 5th मिनट में बेबी का आउट करेंगे। नहीं ये बेसिकली आपने ऑब्स्टेट्रिशियन टीम से डिसाइड करना है कि व्हाट दे वांट टू डू अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है, ये बात हो गई। और क्योंकि अब इस कंडीशन में वो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी ना, लेकिन ये आपका काम नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अतीक भाई तो माशाल्लाह गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो बता सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमारी डोमेन में नहीं होगा, ठीक है। सर इसमें इस तरह होता है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, तो आपने सर रूल ऑफ एक्सक्लूजन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 3 है इसका सर। एक है आपका न्यूरो, एक है आपका कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, और साथ ही कोगुलोपैथी हो जाएगी। सर ये इसके 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। इसका मतलब है, और साथ अगर ऊस कर रहा है, 2 पॉइंट है, अगर ऊस कर रहा है, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अगर ऊस कर रहा है और जो सर्जिकल प्रोसीजर है, या तो उसको गलत ब्लड मिल रहा है, या इसको हाइपोथर्मिया हो गया सर। अच्छा ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप उस टाइम पे क्लिनिकली नहीं कर सकते। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म से ज्यादा वो सीवियर होता है यूजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर वो कोलैप्स जब करता है, लेकिन आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। आपको बाकी सर इसके वो होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देखें बेसिकली उस टाइम पे यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इमीडिएटली। आप उसके अंदर बता देंगे कि उसकी आप करेंगे, आप उसमें हेड साइड एक्सरे कर सकते हैं, हार्ट फेलियर अगर हो रहा है तो वो आप टी कर सकते हैं, वो तो सारा कुछ आ जाएगा उसका ना। इतनी डिटेल क्या गुंजाइश नहीं है। या हम लोग इस वक्त टोक्स का या की ये टेबल वाइवे की बात करें कि ये सिनेरियो ऑब्स्टेट्रिक कोलैप्स का कॉमन सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि एपिड्यूरल का वो जिक्र करें, हो सकता है एपिड्यूरल का जिक्र वो ना करें। अगर एपिड्यूरल का जिक्र नहीं करते तो भी आपने डिफरेंशियल में उनको बता देना है, ठीक है, कि कोई एनाफिलैक्सिस हुआ है, कोई दवाई जा रही है, कुछ भी ऐसी हो सकती है ना। तो एनेस्थेटिक रीजन, सर्जिकल प्रेगनेंसी रिलेटेड रीजन और मेडिकल रीजन,
ठीक है, ये हो गया सिनेरियो। अच्छा, एक इनमें से एक दो चीजें तो हम लोगों ने कल कर भी ली थी। एरिथमियाज की आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है, वो हम लोगों ने हाइपरटेंशन में किया था। तो इंट्राऑपरेटिव एरिथमियाज हैं, तो आपने, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि टाइम बचे, हम कुछ और चीजें कर लें। एरिथमियाज में वही है कि आपने जो है ना माई बेस्ट फ्रेंड को देख लेना, क्योंकि ये कॉज होती है। ट्यूब टचिंग किराना हो सकता है, कोई पेशेंट एट रिस्क होगा, कार्डिक उसको हो रही होगी, तो आप उसको कर लेंगे कि साथ कोई उसको इन्फेक्शन या स्कीमिया तो नहीं चल रहा, आप उसकी ईसीजी करवा लें, आप उसके वो करवा लें, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लें, एबीजीज करवा लें, तो उससे ये होगा सिम्टोमेटिक। और आगे जो एरिथमिया होगा उसके हिसाब से आपने ट्रीट करना होगा। लाइडोकेन देंगे, एमियोडोरोन देंगे, या और कोई अगर स्पेसिफिक अगर एरिथमिया, अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया है तो आपने उसको कार्डियोवर्जन करना होगा। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा तो आपने उसको, अगर एसवीटी है तो आप उसमें कैरोटिड साइनस मसाज कर सकते हैं, उसके अंदर आप एडिनोसिन देंगे एसवीटी के लिए, ठीक है, रेट कंट्रोल करेंगे, रिदम कंट्रोल करेंगे, यही तरीकाकार होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, उसके अंदर भी यही है। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, अगर स्टेबल है तो आप लाइडोकेन देंगे, अगर अनस्टेबल है तो आप सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करेंगे, और अगर पल्सलेस हो जाएगा तो आप उसको डिफिब्रिलेट करेंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए भी यही है, ये इंट्राऑपरेटिवली वो आपसे पूछ सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का भी इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए यही आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि एक पेशेंट को इंट्राऑपरेटिवली जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान में सैचुरेशन उसकी कम होनी शुरू हो गई, उसकी जो है ना जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसकी हो रही है, ठीक है। तो अब अच्छा जवेरिया, आप भी वाइवा कैंडिडेट हैं? अगर आप वाइवा कैंडिडेट हैं तो प्लीज आप बोलें, आप लिखें नहीं, आप ये लिखना का काम जो है ये दूसरे लोगों के लिए। ओके, देन यू विल। और हरीश, परवेज एक मिनट, परवेज को सर पहले से साफ है सर, इसका पहले से पास है सर, जवेरिया खान बहुत लायक। ओके डॉक्टर जवेरिया, थैंक यू, देन आपका पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर परवेज, ये सिनेरियो समझ गए ना आप? जी सर, दोबारा अगर रिपीट कर दें तो थैंक यू। जितना समझ आया उतना बताना शुरू करें। बात सुने, वो सर चांडी वो कहना चाह रहे हैं पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान में दे रहे हैं, उसमें सैचुरेशन कम हो गई और ऐसे लेफ्ट कोली हो रही है, सैचुरेशन कम हो गई, क्या हो जाएगा? जारी बात है। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिस्पांस? क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं 100% ऑक्सीजन करूंगा, और साथ में आई विल ऑब्जर्व एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है उसको, और बैक पे कर लेंगे, बैक पे कर लेंगे। जी सर, बैक पे कर लेंगे। कॉल फॉर हेल्प, सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे। सर इसमें नहीं बोलेंगे पहले एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन? इसमें भी इसमें भी बोलेंगे। आपने बैक पे करके देखा ही है ना, बैक के पेशेंट इंट्यूबेटेड है ना, पेशेंट डेफिनेटिव एयरवे तो होती है ना इसमें सर, हमने तो बाकी चीजें रूल आउट नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये कहना है ना, बैक पे कंफर्म करके देखेंगे पेशेंट का एयरवे पेटेंट है, पेशेंट की वेंटिलेशन सही हो रही है, पेशेंट यही होगा ना, इसका जुमला यही है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। हम स्टार्ट करेंगे सर मशीन से टिल द पेशेंट तक, और जो फैक्टर्स हैं जहां एयरवे इन्वॉल्वमेंट है उसको पहले रूल आउट करेंगे, वो चेक करेंगे। सर लैब कोली हो रही है, सर लैब कोली हो रही है तो इसका मतलब है एंटीब्रोकियल डिफ्यूजन हो गई है। नहीं, फिर इसके एयरवे का सर इसको असेस करेंगे, फिर ब्रीदिंग में देखेंगे। नासिर, ये परवेज को बताने दो, ये परवेज का सिनेरियो प्लीज उसको बोलने दो, ठीक है जी परवेज। सर सबसे पहले तो हम इसको 100% ऑक्सीजन करेंगे, 100% ऑक्सीजन कर दी, और साथ में प्रेशर चेक करूंगा कि एयरवे प्रेशर कितना आ रहा है, ईटीटी ट्यूब में चेक करूंगा वो जो है, और साथ में बायलैटरल में चेक करूंगा इस पेशेंट का कि ब्रोंकल इंट्यूबेशन तो नहीं होगी। अगर न्यूमोथोरैक्स भी होगा तो उसमें जो है ना ब्रीदिंग चेक करने से हमें आइडिया हो जाता है। और साथ में जो है अगर एयरवे प्रेशर ज्यादा आएगा तो आई विल रिक्वेस्ट द सर्जन टू रिड्यूस द एब्डोमिनल प्रेशर सर, और साथ में आई विल चेक द रिस्पांस। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो देखें, आप अभी ब्रीदिंग से क्रॉस करके सर्कुलेशन के बजाय आप सर्जन के पास चले गए। आप सर्कुलेशन भी तो बोले ना, उसका देखेंगे कि एसोसिएटेड कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं फॉल कर गया। आपने देखें जब भी हाइपोक्सिया हुआ है ना, तो व्हाट आर द सीरियस डेंजरस कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया, पहले आप अपने दिमाग के अंदर सोचें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और या इवन कार्डिक फेलियर। ईसीजी में नहीं कोई एरिथमियाज नहीं हो सकते, एरिथमियाज की वजह से जब अगर कार्डिक फेलियर हो रहा है तो उसमें भी तो पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है ना, एमआई हो सकता है इंट्रा। बिल्कुल ठीक सर, ठीक है। तो बेसिकली आपने उस वक्त जब वो नासिर की बात को ही मैं तायद कर लूं कि आप जुमला इस तरह बोल सकते हैं कि माई अप्रोच इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन,
approach will be airway breathing circulation. I will take it on the hands and I will make sure patient is ventilating fine, maybe circuit disconnection. I will rule out this. आपने देखा उसका प्रेशर सही है, उसकी आपने inadequate depth of anesthesia, आपने ट्यूब देखी, ट्यूब किंग तो नहीं हो गई है, ठीक है, ट्यूब किंग तो नहीं हो गई है, एक्सक्रीशंस तो नहीं आ गई हैं, एंडोब्रोंकियल तो नहीं हो गई है। फिर उसके बाद आप साथ ही बोलते हैं कि इमीडिएटली एट द सेम टाइम इफ it is associated with bradycardia or hemodynamic instability, immediately you will make sure airway abdominal pressure is not too high. If abdominal pressure is very high, you can reduce, immediately ask the surgeon to deflate, ठीक है, and then associated आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो होगी अकॉर्डिंग। अगर ब्रैडीकार्डिया साथ है तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेगल स्टिमुलेशन है तो आप उसको एट्रोपिन देंगे, साथ आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही अर्ज था कि बात ये है कि इसमें हम सब ने लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी तो बहुत सारी करवाई है। जो मोस्ट कॉमन इसमें काज आता होता है या तो ब्रोंकल इंट्यूबेशन आता है या तो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर आता है, तो हमने उसी के साथ डायरेक्ट जो है डिस्कनेक्शन तो नहीं करना होता सर। नहीं परवेज, आप देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कह रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कह रहे हैं। हम यहाँ पे मैं आपकी एग्जाम के लिहाज से ड्रिल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जाम के अंदर वो उनकी की है, उनकी की में ABC लिखा हुआ है, तो वो आप नहीं बोलेंगे तो आपके नंबर्स कट जाएंगे, ठीक है, फेल नहीं होंगे। ये सिर्फ गैस एम्बोलिज्म भी तो हो सकती है सर, गैस एम्बोलिज्म, निमोथोरक्स वगैरह, और उसके बाद आप आगे चलते जाएंगे करके आप वेंटिलेटर से स्टार्ट करेंगे पेशेंट तक आपने ओके कर दिया, ABC आपने कवर कर दिया, फिर साथ आप देखेंगे, फिर गैस देखेंगे, आप देखेंगे एयर एम्बोलिज्म नहीं है, ट्रोकाल वेसल में तो नहीं डाला, अंदर ब्लीडिंग तो नहीं कर दी, कोई अंदर का एब्डोमिनल वेगल स्टिमुलाई तो नहीं है, ये चीजें एक एक करके आपने रूल आउट करनी है। इसके अंदर हीमोडायनामिक चीजें और रेस्पिरेटरी चीजें, मैंने आपको बताया ना कि जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है ना, सीरियस कॉम्प्लिकेशन पहले आपने रूल आउट करनी है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वो न्यूमोथोरक्स है, ठीक है, और वो कार्डियक अरेस्ट है। वो आपने और है सर, वो नाइट्रस ऑक्साइड को ही बंद करना है सर। 100% ऑक्सीजन का मतलब क्या है? बाय द वे नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नाइट्रस ऑक्साइड अक्सर लोग नहीं यूज करते। एनीवेज छोड़ दें इस बात को। ये तो ये लेकिन सर ये आखिर में ये कहेंगे तो सही ना कि 100% ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा, नाइट्रस को बंद कर दूंगा। हाँ वो हो गया, कह दिया तो नाइट्रस का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बस बात खत्म हो गई ना। बिला वजह आप अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? 100% ऑक्सीजन जब कर दी है तो वो आपने बात खत्म हो गई है। ये देखिए वहां पर आपके पास टिप टिप टिक टिक टिक, वहां पर एग्जामिनर के पास वो की मौजूद है और वो उससे देखता जा रहा है, वो टिक टिक करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपसे वहां पर एक चीज, जी इसमें डोप भी तो हो सकता है ना? आई एम सॉरी सर, डोप जो आपने बताया था इंट्राऑपरेटिव हाइपोक्सिया का, डिस्प्लेसमेंट ऑब्स्ट्रक्शन, निमोथोरक्स, इक्विपमेंट मेलफंक्शन। हाँ जी वो फार्मूला था, ठीक है। तो बेसिकली इक्विपमेंट आपने साथ जब आपने ये डोप का क्या कहानी है सर? डोप की क्या कहानी है? इंट्राऑपरेटिव हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज DOPE है ना, डोप। क्या इसमें है? डिस्कनेक्शन सर, इसमें D फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ETT, O से ऑब्स्ट्रक्शन, P से निमोथोरक्स, E से इक्विपमेंट मेलफंक्शन। बस ठीक है ना। ये देखें, ये वहां पे आप जैसे मर्जी बताएं, समझ आ गई ना बात। तो आपकी अप्रोच आपने जहन में ये रखना है, इसके अंदर मॉनिटरिंग airway breathing circulation, immediately call for help, immediately inform the surgeon, and evaluation, management and resuscitation will go side by side। बस ये इतनी जुमले में ये मामला आपका खत्म हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन के अंदर वो आपसे 1 लंग वेंटिलेशन के भी पूछ सकते हैं, वो लेकिन वो इस वक्त हमारी डोमेन में नहीं है, वो 1 लंग वेंटिलेशन के साथ होगा। अच्छा, उसके अलावा अगला एक टॉपिक बहुत कॉमन है, ये भी सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट, यंग पेशेंट था, उसकी अपेंडिसेक्टमी हुई है, उसको एक्सटुबेट किया है, तो एक्सटुबेशन करने के फौरन बाद जो है ना वो उसका बैग मूव नहीं कर रहा, उसकी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो रही है, सैचुरेशन डाउन होनी शुरू हो गई है। व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड व्हाट विल यू डू? जी हरीश आप बता दो। सर एक मिनट सर, रिपीट करें दोबारा एक और दफा। एक्सटुबेशन के दौरान एक्सटुबेशन के बाद पेशेंट डीसेट हो गया है, बैग मूव नहीं कर रहा, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो रही है, गर्गलिंग साउंड आ रही है। सर एक बात बताएं, एक्सटुबेशन के बाद बैग मूव कर रहा है, क्या मतलब? एक्सटुबेशन के बाद बैग मूव करके आपने सर्किट लगाया है ना। अच्छा ठीक है, वो नहीं सही है, सही है, ठीक है सर, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज एंड व्हाट विल यू डू?
सर एस्पायरेशन हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म हो सर सकता भाई है हरीश सर, को इसके बताने दें, अलावा हरीश को बताने दें। हरीश बताओ, शाबाश। ओके बॉस, ओके सॉरी। हरीश को आवाज आ रही है? अगर हरीश रेडी नहीं है तो परवेज आप बता दो। जी सर, इसमें सबसे पहले तो ये है कि लेरिंगोस्पाज्म हो सकता सर है। मैं जमाली बात कर रहा हूँ, मैं बता दूं, परवेज तो सीनियर है वो बता देगा। मेरे ख्याल में टंग फाल में डॉक्टर जमाली बात कर रहा हूँ, ये टंग फाल है और इनएडिक्वेट रिवर्सल है या मार्फिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर और आप क्या करेंगे? सर इसमें अच्छा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, तो उसमें अब क्या करना है? एयरवे डालना है, यानी मैं एयरवे उसको जो सर ये एयरवे डालूंगा गुलजार भाई, और उसको वेंटिलेट करूंगा। अभी आपको प्रैक्टिस करवाई है कि आप जी जी, करेंगे उसको, आप उसको एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीदिंग आप सर्कुलेशन उसको, और इसके अंदर क्या है 100% ऑक्सीजन की आपने सीपैप दिया। जी जी सीपैप दिया, सीपैप करके आपने देखा कि अगर आपको कंफर्म हो रहा है कि आपने उसको लार्सन मैनूवर किया, आपने उसका जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट किया, आपने उसकी क्या नाम है सीपैप दिया, आपने उसकी सक्शन की, आपने, आपको अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है तो आप उसमें वो डाल देंगे, क्या उसको एयरवे डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप सर, अगर रिवर्सल देंगे, अगर हमने मसल रिलैक्सन यूज किया है तो अगले बात और मार्फिन अगर टॉक्सिसिटी समझ रहे हैं तो वो नेलेक्सोन देंगे। अगली बात अगली बात और सर अगर नहीं हो रहा तो आप उसको मामूली सी डोज में प्रोपोफोल या लाइडोकेन देंगे, लाइडोकेन देंगे या प्रोपोफोल देंगे। आपने सक्शन कर ली, आप अभी भी नहीं हो रहा तो फौरी तौर पे अभी इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है, इट्स एन इमरजेंसी। उसकी पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग हो रही है, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग की वजह से उसको क्या हो सकता है? उसको सर उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो सकती है और वो हाइपोक्सिया निमोथोरिक्स सर नहीं यार, नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, नेगेटिव पल्मोनरी एडिमा इनएडिक्वेट रिवर्सल है, ओपियोइड की वजह से हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइकेमिया की एक वजह बात से हो पूछनी है सकता सर आपसे, आईसी ब्लीड हो सकता है। जी जी, ये सर एक पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर के ऊपर हम फैसला करते हैं कि ये कौन सी बीमारी है सर, ठीक है। जब भी वो जो आप डालते हो ना पीक भी, तो सर इसमें नेगेटिव पल्मोनरी एडिमा और ये दूसरा वाला जो है निमोथोरिक्स, और इसके अंदर हम और ये एस्पिरेशन में लेरिंगोस्पाज्म में हम फर्क कैसे करेंगे से ब्रोंकोस्पाज्म में? यार देखिए मेरी बात, बायलेटरल ऑस्कल्टेशन, देखिए ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग नहीं होगी, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग सिर्फ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होगी। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपने ओरोफ्रिंजियल एयरवे डाल दिया, आपने सक्शन कर लिया, अगर फिर भी हो रहा है तो उसका मतलब है कि दरमियान में रास्ता बंद हो गया ना, तो आपने इमीडिएटली आपने उसको लो डोज प्रोपोफोल लाइडोकेन बोला, आपने जो है वो उससे नहीं होता तो आपने उसकी रिलेटिवली मोर प्रोपोफोल की डोज दी, उससे भी नहीं हुआ तो आपने उसको सक्सामिथोनियम की लो डोज दी, सक्सामिथोनियम की लो डोज से भी नहीं हुआ तो आपने उसको फुल डोज करके आपने उसको इंटूबेट कर दिया। अगर उस ये नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अगला, क्योंकि देखें ये तो डिफाइन, ये तो टोक्स का स्टेशन ना टाइम टेस्टेड है, वो अगला सवाल आपसे पूछेंगे अच्छा अब आपने कर दिया तो अब उसकी ना सैचुरेशन फॉल करनी शुरू हो गई है और उसको बायलैटरल जो है ना वो क्रैप्स आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? इसको पहले कि क्या हुआ है वो आपसे मैकेनिज्म पूछ सकते हैं कि हाउ नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा इज डेवलप्ड, तो हाई नेगेटिव एयरवे प्रेशर के अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिक के जब अंदर हाई नेगेटिव एयरवे प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वजह से जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, वास्कुलर हैं, वो बहुत डेलिकेट होती हैं, वो इतने ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपके फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में जाता है, तो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाता है और वो आके ब्लॉक कर देता है, सॉरी पल्मोनरी एडिमा कर देता है। तो आप उसमें क्या ऑप्शन हो इसमें होगा, इसके अंदर आपने उसको वेंटिलेट करना है इलेक्टिवली और आपने उसको डायूरीज करना है। आप अगर उसका हाइपोटेंशन हो रही है तो आप उसको विद वैसोप्रेसर्स या आइनोट्रोप देके
और साथ आप उसको फ्रूसिमाइड देंगे टिल द टाइम ब्रोंकोस्पैज्म इज सॉरी ये पल्मोनरी एडिमा इज रिलीव्ड। आप उसका चेस्ट एक्सरे कर लेंगे, आप उसकी ईपीजीज कर लेंगे, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे और उसको ग्रेजुअली आप उसको करेंगे। हाँ, लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज भी आ जाएंगे, ठीक है। और सर इसमें नाइट्रेट देंगे? सॉरी, नाइट्रेट पल्मोनरी एडिमा करवाते हैं। इसमें सर मॉर्फिन देते हैं? नहीं, सही कह रहा है। नहीं, इसमें मॉर्फिन नहीं देते। नासिर करेक्ट, इसके अंदर है मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, एस्पिरिन। नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा में मुना देते हैं? नहीं सर, मॉर्फिन देते हैं नासिर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाइमॉर्फिन मॉर्फिन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका सर। अच्छा, नाइट्रिक एसिड देखें मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ इसका जो आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये जो ट्रेडिशनल मेथड से इम्प्रूव कर जाता है, ये कोई फर्स्ट लाइन में नहीं है कि आप नाइट्रेट्स देने शुरू कर देंगे, लेकिन अगर ट्रेडिशनल मेथड से वेंटिलेशन से भी पल्मोनरी एडिमा सेटल नहीं हो रहा और उसके अंदर बेस लाइन कोई कार्डिक वीकनेस भी थी, समझ आई, क्योंकि ये सर फिर उसमें मुना देते हैं सर, उसमें मुना देते हैं। फर्स्ट लाइन में नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं है ना, फर्स्ट लाइन में नहीं है, फर्स्ट लाइन में नहीं है। सर इसके अंदर अगर आपका दूसरे वाले में भी होना, फॉर एग्जांपल उसका ईएनटी का प्रोसीजर हो रहा हो और ट्रिकलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा हो, तो आपका अगर आपका पेशेंट जो है ना वो जोर लगा रहा है, यंग पेशेंट है, तो परमानेंट एडीमा बड़ा जालिम किस्म का परमानेंट एडीमा हो जाता है। पेशेंट जो है ना गो इन इमीडिएटली इन ब्रोंकोस्पाज्म में चला जाता है, लारिंजोस्पाज्म में भी चला जाता है, दोनों में चला जाता है। आपने करना उस वक्त, क्योंकि ये अपेंडिक्स थी तो इसके अंदर एस्पिरेशन भी हो सकती है, ठीक है। और सर एक और एडिशन में करूं कि अगर जैसे पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो गया तो हम इसको अभी जैसे डायरेट वगैरह दे रहे हैं तो कैथेटराइज भी करनी है? करना चाहिए। एंटीबायोटिक देंगे? एंटीबायोटिक फिलहाल तो कोई रोल नहीं होना चाहिए। स्टीरॉइड देंगे? सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। देते हैं सर, देते हैं। एंटीबायोटिक स्टीरॉइड का कोई रोल नहीं है सर, स्टीरॉइड का एक रोल है सर, अगर वो एडिमा हुआ है सर तो एडिमा के लिए देते हैं, लारिंजियल एडिमा। फॉर अदर रीजन आप डेक्सामेथासोन जो दिया हुआ है या दिया देना, जाहिर बात है डेक्सामेथासोन एक्सटूबेशन के वक्त तो नहीं दिया जाता ना, तो आप इसमें स्टीरॉइड का बोलने की जरूरत नहीं है, स्टीरॉइड का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। वेंटिलेशन एंड पीप किसी ने नहीं बोला, पीप भी देते हैं। इसके अंदर पीप सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर, सही कह रहे हैं सर। आजकल कहते हैं कि दैट इज कंट्रोवर्शियल पीप। सर एक सवाल है, तो सर आप ये क्लियर आउट कर लें कि ये क्लियर आउट करवा दें प्लीज कि नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा नॉर्मल यंग पेशेंट में अगर हो जाए तो वो सारे काम मुना इसमें करते नहीं करते? यार मुना नहीं है इसमें सर, मॉर्फिन दे सकते हैं सर। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया ना कि पल्मोनरी डायलेटर भी काम करता है, वो सही है, लेकिन मुना नहीं देंगे। मैं ये मुना नहीं होगा, सही कह रहा है ये, नहीं होगा। मुना कहाँ से आ गए सर? मुना हर जगह मुना घुसा। आपने तो बोला, आप ही तो कह रहे हैं मुना देंगे। मैंने नहीं बोला कि मुना, मैंने मेरे मुंह से निकला था। मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करें ताकि मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा हो जाए। मोना नहीं है इसमें, प्राइमरीली नहीं है और फर्स्ट लाइन में नहीं है, लेकिन बेस लाइन आपको तो नहीं पता कि इसके अंदर कोई कार्डिक एलिमेंट था या नहीं था, ठीक है। तो अगर वो नहीं ट्रेडिशनल मेथड्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो आप उसमें वेजोप्रेसर भी, आपको आइनोट्रोप भी देने पड़ेंगे और आपको डायूरीज करने के लिए आपका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस को रखना है मेंटेन, समझ आई आपने। उसमें इसमें तो 100, 120 इवन आपको इन्फ्यूजन भी चलानी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप उसके अंदर ये बात इस तरह बता दें सारी, ठीक है। ये खत्म हो गया है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद इंट्रा ऑपरेट एक पेशेंट को इंडक्शन किया है, इंडक्शन के वक्त जनरल एनेस्थीसिया का, तो इंडक्शन के वक्त पेशेंट ना कोलैप्स हो गया है, ठीक है, हीमोडायनेमिक कोलैप्स हुआ है। आपने उसमें उसको इंडक्शन में दिया था प्रोपोफोल, रोकोरोनियम, मॉर्फिन, फेंटानिल और जो है ना लाइडोकेन दिया था आपने एयरवे रिफ्लेक्स को ब्लंट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसको इंटुबेट किया है तो इंटुबेशन के बाद ना उसको सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है और तो आप व्हाट विल यू डू? सर आपने कहा ये एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है। एक मिनट सर, आपने कहा दोनों, आपने कहे कि एक तो पेशेंट कोलैप्स हो गया, दूसरा आपने कहा कि एक सेकंड हीमोडायनेमिक, मैं वर्ड्स को थोड़ा दोबारा से बोल लेता हूँ कि एक पेशेंट, यंग पेशेंट, उसको इंडक्शन आपने की है
उसके अंदर हीमोडायनामिक कोलैप्स हो गया है, यानी कि उसका सडनली ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है और आपने ट्यूब उसकी डाल दी थी तो ब्रोंकोस्पैज्म हो गया सीवियर। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है और ब्रोंकोस्पैज्म तो आपने पहले ही बता दिया। और सर इसमें यानी ये और ड्रग रिएक्शन हरीश किधर है सर? ड्रग ओवरडोज भी तो हो सकती है। ड्रग ओवरडोज नहीं हो सकती, फेंटेनिल ड्रग ओवरडोज नहीं हो सकती, प्रोपोफोल की ओवरडोज में नहीं हो सकता। वो दोनों चीजें आप दोनों, ये तो इसके अंदर ब्रोंकोस्पैज्म तो एक वो है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो हो सकता है ना। ब्रोंकोस्पैज्म तो नहीं सर बेसिकली तो सर फेंटेनिल भी दे दिया, मॉर्फिन भी दे दिया, प्रोपोफोल भी दे दिया, तो वो ड्रग ओवरडोज ही हो रही है, तो तभी तो सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका डिप्रेस हो गया जी। ठीक है, तो ये भी इसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर, इसके अंदर ड्रग ओवरडोज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता? हाँ जी हो सकता है। जब आपने डिफरेंशियल बताया ना, जब आपने डिफरेंशियल बताया है तो कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ द इंडक्शन एजेंट्स, एनाफाइलैक्सिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रॉन्ग ड्रग, बिल्कुल ठीक है, रॉन्ग ड्रग हो सकती है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे, अब आपने साइड पे क्या चीजें देखनी होंगी, आपने साइड पे एयरवे प्रेशर्स देखे, आपने रैश देखा, आपने ब्लड प्रेशर देखा, ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है, हीमोडायनामिक कोलैप्स का बताया, आप देखेंगे टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, अब उस हिसाब से आप उसमें करेंगे। ठीक है, और कॉल फॉर हेल्प आप सबसे पहले बोलना ना भूलें। ठीक है, इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, इवैल्यूएशन, रिससिटेशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। और उसमें आपको अगर एस्मिरॉन से रेफरेंस से रखें, ये बात थोड़ी सी शायद आप लोगों के लिए, इसमें पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाले जो कॉजेज है वो हम बोल सकते हैं यार। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाली बातें एंड पे लाओ ना, पहले आप जो कॉमन चीजें वो बता दो। अगर आपको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। देखें, अगर उसका अगर आप इसमें एनाफाइलैक्सिस सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे इसके ना हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है, तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसके अंदर भी हाइपोक्सिया, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, ब्रोंकोस्पैज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है वो एड्रीनालीन बोलेंगे। अगर आप एनाफाइलैक्सिस बोल रहे हैं, कितनी डोज देंगे एड्रीनालीन की? सर इसमें ब्रोंकोस्पैज्म की बात कर रहे हैं, 50 to 100 माइक्रोग्राम सर, 50 to 100 माइक्रोग्राम आईवी सर, 10 to 100 miles। यार देखें, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट नहीं होगा सर, 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से। चले, ये इसमें आप फैसला कर लें। 100 माइक्रोग्राम है सर, इस तरह ही देते हैं। उसके अलावा और क्या देंगे? अगर आप एनाफाइलैक्सिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो दवाई ड्रीब्रिंग एजेंट अगर इन्फ्यूजन में जा रही है, आप फौरन रोक देंगे। सर ब्रोंकोडायलेटर देंगे, हम स्टेरॉइड्स देंगे साथ में, अगर नहीं हो रहा फिर भी मैग्नीशियम देंगे, फिर भी नहीं हो रहा तो सर उसके बाद हम सेकेंडरी ड्रग सर देंगे जिसमें एंटीहिस्टामिन देते हैं। मैग्नीशियम को यहाँ पर ना लाएं घुसाएं, इसलिए फर्स्ट उसमें ना करें, क्योंकि आप पहले वहां पर देखें, जब सिनेरियो देंगे ना तो उनकी की के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये एनाफाइलैक्सिस की तरफ लेके जा रहे हैं या कार्डियक डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। वो जिस तरफ जा रहे हो आप उस तरफ। सबसे पहले तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हुआ है तो हम हीमोडायनामिकली स्टेबल करने की ट्राई करेंगे, तो उसमें हम मोस्टली आइनोट्रोपिक एजेंट्स ही देंगे कि हमारा हीमोडायनामिकली स्टेबल हो। उसके बाद हम बाकी चीजें रूल आउट करेंगे। जी, रॉकरोनियम के रेफरेंस से आप ये एक ज़हन में एक्स्ट्रा बात रखें, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं आप कि अगर आपके पास सुगामेडेक्स अवेलेबल है और आपको सस्पेक्ट है, क्योंकि रॉकरोनियम इज one of the main culprit among the muscle relaxants for anaphylaxis। तो अगर आप वो सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सुगामेडेक्स देंगे, क्योंकि सुगामेडेक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर एनाफाइलैक्सिस रिलेटेड टू रॉकरोनियम। ठीक है, नहीं सर, एक बात बताएं, इसका मेन रॉकरोनियम है या एट्राक्यूरियम है? रॉकरोनियम।
रोक्रोनियम एंड सक्सामिथोनियम. एट्राक्यूरियम से नो सर, नो सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन. नो, रोक्रोनियम नहीं है, एट्राक्यूरियम है द मोस्ट जो है ना, वो जिससे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है. जमील, इट इज सक्स और रोक्रोनियम. अल्लाह के बंदे, एक सेकंड प्लीज खामोश हो जाएं, प्लीज खामोश हो जाएं. आप इसको रिव्यू कर लें. जो NAP 6 is on anaphylaxis. Number 1 is antibiotics and muscle relaxants. Among muscle relaxants, rocuronium and succinylcholine. ठीक है. Atracurium is associated with histamine release, but it is not a common cause for anaphylaxis. Anaphylaxis under anesthesia is associated with antibiotics, muscle relaxants, and what is the number 3 thing? एक और चीज बहुत कॉमन है among the, वैसे एनाफिलैक्सिस इज नॉट वेरी कॉमन, लेकिन among ये latex, ठीक है, latex is among the causes for anaphylaxis. ठीक है, ये NAP 6 पढ़ लें आप लोग. NAP 6 के अंदर इसकी डिटेल एनाफिलैक्सिस के बारे में लिखा हुआ है. अच्छा सर, एक आपसे सवाल पूछना सिनेरियो, अगर आप फ्री हैं तो. जी बताएं यार. ये ना असल में इस टाइम पे ये इस टॉपिक से रिलेटेड कर ले बात. सवाल तो मैं हर वक्त हाजिर होता हूं. इमरजेंसी की कहानी सर. जी बताएं सर. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया सर, और पेशेंट जो है वो ट्रॉमा के साथ आया हुआ है, मैंने अब्डोमिनल के ब्लीड कर रहा है, हाइपोटेंसिव है, फ्लूइड से रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, मतलब सर मॉडरेट रिस्पॉन्सिव है, मतलब फ्लूइड देते हैं, उसके बाद प्रेशर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोबारा प्रेशर गिर जाते हैं. अब सर आप मतलब ये है कि थिएटर में जैसी है, आपने ट्यूब किया, आर्टरी लाइन किया, अब सर वो जैसे ही इन्होंने ओपन किया तो उनको देखें सर ब्लीडिंग रुक नहीं रहे, कोई वेना केवा वगैरह रप्चर है, यानी कोई वेना केवा रप्चर है और लिवर लेसरेट हुआ है. अब सर एट दैट मोमेंट विल यू गो फॉर द CVP और आइनोट्रोपिक सपोर्ट फॉरन, या क्या करेंगे सर इसमें? ये है कि आप पेरिफेरल लाइन से आइनोट्रोपिक स्टार्ट कर देंगे, या तो आप स्टुलेट और ब्लड ही देते रहेंगे? पेरिफेरल लाइन से आप शुरू कर देंगे. पेरिफेरल लाइन से शुरू कर देंगे. CVP का मैक्सिमम बोर कितना होता है? 12 से 14. 12 से 15 सर. पता नहीं यार 12 किस में होता है. जो यूजुअली 7 फ्रेंच या 7.5 फ्रेंच होती है, उसके अंदर तो नहीं होता इतना. उसके अंदर तो एक 16 गेज का होता है, एक 18 गेज का होता है. तो बिग 14 जो अडल्ट में सर जो कॉमनली यूज हो रही है आजकल, उसमें 14 गेज होता है वो. वैसे ये 12 से 15, जो 12 से 16 जो है रेफरेंस रेंज लिखी हुई है. आप इसको कंफर्म कर लें. 12 मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा. मैंने नहीं देखा. मे बी मेरी गलती है, लेकिन मैंने नहीं आज तक कभी 12 नहीं देखा. 16 गेज क्या आती है और 18 गेज क्या आती है? यूजुअली 16-18 होता है, 14 भी कम में ही होता है. ठीक है, 12 तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा. मे बी आई एम रॉन्ग. जी असर भाई. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये कहना चाह रहा था भाई के जवाब में कि अगर वो हाइपोवोलीमिया है, यू हैव टू रिससिटेट द वॉल्यूम. वेज़ोप्रेसर इतने इफेक्टिव नहीं होंगे. एट सम डिग्री, एट सम लेवल आपको एक वॉल्यूम लेवल अचीव करना पड़ेगा, तब वेज़ोप्रेसर इफेक्टिव होगा. So I will go for the volume resuscitation first. Yes, simultaneously, like you are doing the other things, you can secure central line, peripheral line, whatever. But the volume resuscitation goes first. वॉल्यूम रिससिटेशन, क्योंकि असल में देखें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, इसके अंदर चक्कर ये है कि वाइवे में जब आपसे वो पूछ रहे हैं ना, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट करके तो नहीं दिखाना ना. तो आपको ये बेसिकली इस चीज की कोई अहमियत नहीं है. इस चीज की अहमियत है कि आपने फॉरन रैपिड इन्फ्यूज करना है. ठीक है, आपने रैपिड इन्फ्यूज करना है, रैपिड आपने ब्लड देना है, आपने रैपिड और आइनो वेज़ोप्रेसर का इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि इट इज नॉट फर्स्ट लाइन, बट अलोंग विद फ्लूइड रिससिटेशन प्रैक्टिकली तो आप स्टार्ट कर देते हैं ना. तो इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन रिमेन्स ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड फ्लूइड. ठीक है, तो और उसमें क्या आएगा? मैसिव हेमरेज का कंट्रोल में पैकिंग, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, अवॉइडेंस ऑफ avoidance and prevention, or and whatever way you can do for damage control resuscitation and prevention of lethal triad. ठीक है, ये आपका सर अगर हम पहले ही ये जवाब दे दें कि डैमेज कंट्रोल में, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल तो जो हाइपोवोलीमिया हमने कवर करना है, वो तो डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन का भी प्रोटोकॉल है.
तो अगर हम डायरेक्ट ये जवाब दे देंगे कि डैमेज कंट्रोल पे हम जाएंगे, देखिए फर्स्ट गो में डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन नहीं आंसर बनता आपका। वो अब देखें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है ना, मैं आप लोगों को बार बार एक ही कह रहा हूँ, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कॉल फॉर हेल्प, evaluation, management and resuscitation will go side by side। ये जुमला आप फिक्स याद कर लें, इसमें आप ऐड करते जाएं आगे। मैंने तो आपको खुद बोला है ना डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, और एक्चुअली वहां पर अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लें इस जुमले की कि ये आपको वहां पर सोचना ना पड़े, आप वहां पर प्रैक्टिकल कंडक्ट के एनेस्थीसिया में ना घुसें, ये एक रट्टा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपने अभी जिसपे परवेज भी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे ना परवेज आप, वो आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी बात को 100% क्या 1000% सही आप कह रहे हैं, लेकिन वहां एग्जाम के अंदर आपने प्रैक्टिकल आपने एनेस्थीसिया करवा के करके नहीं दिखाना होता, ठीक है। वहां पर आपने एक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जीशान, 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दे दें। इसके अंदर डैमेज कंट्रोल स्टेशन में सर 4 पिलर्स होते हैं। एक तो सर आपका अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड रेशियो लाइक 1:1:1 रेशियो, ठीक है ना, या अगर आपके पास या कम से कम FFP और RBC दे दें। इसके अलावा जो ना आपने क्रिस्टलाइट्स को आपने जो देना है वो उसको इसला परमिसिव हाइपोटेंशन, परमिसिव हाइपोटेंशन, अवॉइड कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया, डैमेज कंट्रोल सर्जरी और डैमेज कंट्रोल सर्जरी। सर जो आप मना करते हैं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी भी है, ये 4 पिलर्स हैं। करता ये देखें, अगर आप उसको डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन का टॉपिक है ना तो वो ट्रॉमा है, वो अलग है। और अगर आप बात कर रहे हैं ये जो मैं आपसे इस टाइम पे टेबल वाइवे के अंदर कोई आपसे वो हीमोडायनामिक कोलैप्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखें वहां पर आपने टाइम के हिसाब से आंसर करना है और आपकी अप्रोच टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। वाइवे में ये कहानी है, MCQs के अंदर वो आपको या तो वो पूछा होगा व्हाट इज द बेस्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अब बेस्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप में आंसर बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर एक चीज और, सर एक चीज और थोड़ा सा इससे हटके सर एक चीज बस एक सिनेरियो करना चाहता हूं क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा चलें सर आखिर में से चलें, आप बोले। चलें पहले बता दें, आप बता दें सर। छोटे मेरा कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है सर, आप करें। देखो मैं एक सिनेरियो सिर्फ रह गया जो मेरे दिमाग में है आज, वो है कि एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उसकी टिबिया का फ्रैक्चर था और अब उसको एनेस्थीसिया के लिए आप लेकर आए हैं, आप उसको टेबल पे शिफ्ट करने लगे हैं। अभी आप मॉनिटर अटैच करने से पहले ही सडनली पेशेंट बिकेम अनरिस्पॉन्सिव। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज? सर उसको स्पाइनल कुछ लगाया तो नहीं, बट डायरेक्ट शिफ्टिंग के दौरान हुआ है। हाँ जी, वो नसर भाई फ्रैक्चर है, नसर भाई फ्रैक्चर है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर एम्बोलस, वो फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, अब व्हाट विल यू डू? इसके अलावा निमोथोरैक्स है, MI है, व्हाट विल यू डू? We'll start from call for the help and start from ABC and my management will go assessment will go side by side. इसके अलावा then I will rule out the cause, ठीक है, and then sir ABC के बाद जो है ना I will go from प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सर्वे की तरफ जाऊंगा अगेन। सर फ्लूइड देंगे, लॉन्ग बोन्स में 1 लीटर लॉस होता है, सबसे पहले फ्लूइड देंगे, इसके बाद ओके आप इसमें जुमला वही बोले, माय एम इज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ABC के बाद अगर सर ABC के बाद सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर जो कोलैप्स उसका हो रहा है, एपाक्सिया हो रहा होगा, हम इंटूबेट करेंगे, उसकी पहले ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन हम मेंटेन करेंगे, में उसके बाद जो आगे बताएं, आगे बताना तो है ना। फिर कार्डियोवैस्कुलर सर करके उसके कार्डियोवैस्कुलर हीमोडायनामिकली स्टेबल करके फिर उसके बाद हम जो एम्बोलिज्म को प्रिवेंट आउट करने के लिए हम प्रोफिलैक्सिस जो फ्लेक्सेन वगैरह या हेपारिन वगैरह वो इन्फ्यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर हम फ्लूइड लेवल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगले पे क्या हुआ? अगर जुमला बोल, अब आप जुमले बोल रहे हैं ना, तो जुमले आपने नहीं बोला है। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो CLS के अकॉर्डिंग आपने CPR करना है। ये अब आप प्रॉब्लम ये है ना कि अब आप प्रैक्टिकल पहुंच गए हैं, आप वहां पर जो वाइवे के लिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे।
वहां पर ये जुमला बोलना है, इफ कार्डियक अरेस्ट अकर ACLS अकॉर्डिंग CPR अकॉर्डिंग टू ACLS गाइडलाइंस, ठीक है। और उसके साथ अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ यू आर सस्पेक्टिंग फैट एम्बोलिज्म, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि वुड यू लाइक टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर और नो। This will be discussion with the surgeon. Discussion with the surgeon about anything they can do, because if it is supposed to be fat embolism, if you don't fix the fracture, there can be subsequent emboli. ठीक है, कंटिन्यूअसली एम्बोलिज्म होता रहेगा। जुमला बाकी हेमोडायनेमिक सपोर्ट के लिए आप जुमला बोल दें, हेमोडायनेमिक सपोर्ट के लिए उसको आपने फ्लूइड्स देने हैं, आपने वेजोप्रेशर आइनोट्रोप्स लेने हैं अकॉर्डिंग। आपने MI बोला था अतीक, फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर MI इसके अंदर लीस्ट लाइकली है। मतलब लाइक ये कि लीस्ट लाइकली से मुराद ये कि आप पहले गो में आपने फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और क्या इस पेशेंट को आपने जब वो हाइपोटेंसिव शॉक कोई अब आपने इस वक्त जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस कह रहे हैं ना, तो आपने कोई रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्टर हो सकता है। अभी हमने ये तो नहीं कहा कि इसको कोई प्री मेडिकेशन मिली थी या नहीं, हो सकता है कोई प्री मेडिकेशन में इसको रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। ये देयर आर इंसिडेंट्स के गलती से मिडाजोलैम की जगह मसर रिलैक्सेंट दे दिया, ठीक है। तो सर आपने डीडीज में क्या क्या बताया सर? डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर कैन बी एनीथिंग, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो, ये फैट एम्बोलिज्म के साथ साथ आप उसके अंदर हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग भी तो हो सकती है ना। और उसके साथ जो है ना, क्या नाम है उसका, जो जिस तरह आप बता रहे हैं ना, तो पेशेंट रिलेटेड आप कह सकते हैं कि कोई कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उसकी, तो उस कोमॉर्बिडिटी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और उसके बाद आप वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन बताएंगे और सारा जो तरतीब बता रहे थे उसके अंदर आप ज़हन में ये देखें, ये मैं आपको बार बार खींच के निकाल रहा हूँ, एक लम्हे के लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर लें। प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया एंड रियल टाइम जो है वो, हाँ वेजोवेगल भी तो हो सकता है, एग्जैक्टली वेजोवेगल भी हो सकता है, तो वेजोवेगल भी आपने बताना है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वेजोवेगल भी है, ठीक है। तो ये था, आप बता दो नासिर क्या कह रहे थे आप? अच्छा सर, मैं ये कह रहा था सर, ब्रोंकियल ब्लॉकर जो है हम लोग, एक तो डबल ल्यूमेन टिप है, एक ब्रोंकियल ब्लॉकर है। तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कोई स्टेप वुंड या कोई भी ट्रॉमा के साथ आया हुआ है, लंग लेसरेट हुआ है, और तो सर हम जो ब्रोंकियल ब्लॉकर है वो अफेक्टेड साइड में ही लगाते हैं ना, मतलब जिस लंग में रप्चर हुआ है उसी में डालेंगे ना ब्रोंकियल ब्लॉकर? जाहिर बात है आप उसी साइड के लंग को डाउन करना चाहते हैं ना। सही है सर, सही है सर, थोड़ा जी ब्लॉक करता है उसी ब्रोंकस को जिसमें डालते हैं। जी चलें, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। अब कुछ और अगर कॉम्प्लिकेशंस या कल के लिए फिर नेक्स्ट, इसमें सर एक क्राइटेरिया है, गर्ड्स क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी सर। हाँ जी, गर्ड्स क्राइटेरिया देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना जो टेबल वाइवे के अंदर अगर आपसे वो फैट एम्बोलिज्म पूछ रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो आपसे ये जरूर पूछेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑस्की में है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, तो वो मोस्ट पूछ सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर आंसर इसका बहुत आसान है। ये तमाम कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसका आंसर के अंदर प्रोटोकॉल वाइवे के अंदर सेम है, ठीक है। और MCQs के अंदर भी अगर वो आता है ना, तो आप उसके अंदर जो सबसे मोस्ट प्रोबेबली चीज होगी ना, MCQ के अंदर तो सबसे कॉमन, अब होने को कुछ भी हो सकता है, अगर वहां पर फैट एम्बोलिज्म लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो आप थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट जो चीज होगी वो फैट एम्बोलिज्म होगी, अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो MCQ के रेफरेंस से अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं नहीं ये भी तो हो सकता है, लेकिन पहली चीज वहां पर आपसे वो बाकी चीजों को ये नहीं कह रहे कि हराम है, बाकी चीजों का वो कह रहे हैं इनमें से बेस्ट क्या है, ठीक है। तो MCQs के रेफरेंस से ये बात है। चले एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये क्लास आज की मुझे नहीं पता था, तो शायद मेरे के कोई और भी भाई बैठे हों, तो एक दफा फिर ये क्लास का स्केड्यूल एक दफा बता देंगे आप? देखें, आप कल भी नहीं आए थे, मैं तो रोजाना 11:15 बजे ईशा की नमाज पढ़ के आता हूँ और 1 घंटा मैं आप लोगों के साथ। सर संडे एक्सक्लूडेड नहीं है? नहीं, संडे एक्सक्लूडिंग नहीं है। फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे भी होती है? फ्राइडे और सैटरडे को मैं छुट्टी होती है, तो अगर मैं नहीं कोई और इन्वॉल्वमेंट है तो मैं ले रहा हूँ ये क्लास। लेकिन ये है कि देखें, मेरी भी एक कैपेसिटी है, मैं थक जाता हूँ, बोलते बोलते हवास गायब हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग अगर किसी की मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। और देखें, ग्रुप में तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ ना, ये तो आप लोग ये तो पहले तो ग्रुप ही था सिर्फ, ये तो 1 महीने पहले से ये लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे, ना CPSP वाले इनकी जान छोड़ रहे हैं, ना ये मेरी जान छोड़ रहे हैं। मेरे सर पे सवार है कि ये किसी
इनको एंड तक वाइवे के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहूं। असल में तो मेरा पर्पस कुछ और है। मैं इसीलिए कुछ लोग इसमें डिसएग्री करते हैं कि नहीं जी आप वाइवे को और एमसीक्यूज को कैसे, वो तो सेपरेट, कई लोग नहीं अटेंड करते, वो कहते हैं ये तो वाइवे की डिस्कशन है, लेकिन ये वाइवे की डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एमसीक्यू के अंदर भी आप पिक होंगे। और ये मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि प्लीज जिस दिन आप लोगों का रिटर्न हो, ये मेहदी बैठा हुआ है, बहुत सारे जूनियर्स बैठे हुए हैं, याद रखें बात, जिस दिन आपका रिटर्न हो उस दिन अगर आपकी ऐसी तैयारी हो कि आपसे कोई बिठा के वाइवा ले, आपसे कोई बिठा के ऑस्की में बिठा दे और आपका वो ऑस्की फेल ना हो, आपका वाइवा फेल ना हो, उस दिन आई चैलेंज यू पीपल के उस दिन आपका रिटर्न फेल नहीं होगा। और अगर आपने कसर छोड़ी हुई है कि ये तो वाइवे का चीज है, ये रिटर्न का टॉपिक है, नहीं ये तो एफसीक्यूज में नहीं पूछा जाता, ये तो ये जो मैंने आज आपसे ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का, ये जो ऑब्स्टेट्रिक मैटरनल कोलैप्स का क्वेश्चन पूछा था, ये एफसीक्यूज का फेवरेट क्वेश्चन था। और अब ये क्वेश्चन आपसे ऑस्की में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे टेबल वाइवे के अंदर भी सिनेरियो बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक अभी तमाम डिस्कशन की समरी ये है कि कॉल फॉर हेल्प, resuscitation, evaluation and management will go side by side. Airway, breathing, circulation, जुमला भी है इसका, ABC सिर्फ जुमला नहीं बोलना। Make sure patient's airway is patent, make sure patient is breathing well, make sure patient has patent IV lines and IV fluids are going. और अगर आपको लगता है कि हाइपोटेंशन है तो स्टार्ट वेजोप्रेसर और आइनोट्रोप, ये जुमला बोल दें, इसको नेगेटिव नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। और CVP is never in resuscitation, तो CVP अगर आप भूल भी जाते हैं ना तो CVP से फर्क नहीं पड़ता, CVP is never ever considered in resuscitation, ठीक है। तो ये इसमें है। और उसके बाद आप कॉजेज जब बता रहे हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रहे हो, तो आप मोस्ट कॉमन से करें। कुछ लोग क्लासिफाई करने के चक्करों में अनकॉमन चीजें पहले बताना शुरू कर देते, तो बेशक क्लासिफिकेशन आपकी हेल्प के लिए, क्लासिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। बेसिक रूल उसका क्या है, पेशेंट को क्या नाम है उसका, सर्जिकल फैक्टर, एनेस्थेटिक फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, या अगर वो ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर हैं या कोई ऑर्थोपेडिक फैक्टर हैं, कोई ऐसी चीज है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बेसिकली इंट्राऑपरेटिव जो कोलैप्स होता है, उसके अगर ऑर्थोपेडिक है तो आपके दिमाग के अंदर बोन सीमेंट सिंड्रोम आना चाहिए इन एडिशन टू एनीथिंग एल्स, अगर इंट्राऑपरेटिवली हो रहा है, अगर कोलैप्स हो रहा है पेशेंट, ठीक है। और अगर न्यूरो का केस है तो उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म शुड बी द फर्स्ट, अदरवाइज आप वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वही ड्रग ओवरडोजेज, वही एनाफाइलैक्सिस, वो कुछ भी हो सकता है। एंड इन एडिशन टू दैट अगर न्यूरो का केस है तो आप एयर एम्बोलिज्म बोलेंगे, अगर ऑर्थोपेडिक का केस है तो फैट एम्बोलिज्म बोलेंगे, अगर गायनी ऑप्स का केस है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बोलेंगे। अगर कोई ओल्ड एज का पेशेंट है या ऐसा पेशेंट है जिसमें बेड रिडन है या डीबीटी है तो उसके ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म पहले पे उसको हाई प्रायोरिटी पे करेंगे, ठीक है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच सर जिशान, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर आपने जो फैंसी होने के चक्कर में हम अपना जो मेन एम ना खोए सर, फैंसी बनने के चक्कर, क्लासिफिकेशन फैंसी होने में गौन ना खोले। और खास ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप जो है ना वो फलसफियाना आंसर देना शुरू करते, तो वहां सर मैंने तौबा कर लिया सर। नहीं, आप फलसफी ना बने, आप टू द पॉइंट। आप तो रहते भी आजकल कोहाट और एबटाबाद में ना, जिस तरह पठान सीधी सीधी बात करते हैं ना, पठानों की तरह सीधी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का। एनाफाइलेक्टेड एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये फर्क क्या है, ये बताएंगे कैसे बताएं? एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या फर्क होता है? ये इसका है कि सर जिसमें आईजी इन्वॉल्व ना वो एनाफाइलेक्सिस होता है, और जिसमें आईजी ना कंप्लीमेंट मेडिएटेड हो, जिसमें आईजी इन्वॉल्व ना हो, वो एनाफाइलेक्टॉइड है। एनाफाइलेक्टॉइड जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, एनाफाइलेक्सिस, वो यूजुअली एनाफाइलेक्टॉइड होते हैं इन विच द ड्रग इटसेल्फ एक्ट्स एज द एलर्जन, ठीक है। इसके अंदर आईजी मीडिएटेड नहीं होता है। एनाफाइलेक्सिस के लिए यूजुअली फर्स्ट एक्सपोजर हुआ होता है, तो उसके अंदर वो प्रोन पेशेंट में आईजी मीडिएटेड होता है और उसके अंदर सडन में होता है, जबकि यहाँ पर जो एनाफाइलेक्टॉइड के अंदर ड्रग इटसेल्फ एक्ट एज अ हेप्टन, या एनाफाइलेक्टिक का जो कॉज है वो ड्रग इटसेल्फ बिकम द कॉज, ठीक है। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। ओके मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर जवेरिया, जो इम्तहान पास करने के बाद मौजूद है वो तो हीरो है, क्योंकि इम्तहान पास करने के बाद वाले लोग तो कोई मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एनीवेज थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।